यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पहले आप बताइए कि आप लोग अपनी ऑडियंस यहाँ पे कौन कौन है। यहाँ पे मैकेनिकल से कौन कौन है कोई मैकेनिकल से? सिविल से कौन कौन है? ओके ग्रेट। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट देयर, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर ओके ग्रेट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड रेस्ट ऑफ फाइनल ईयर, राइट? ओके। When this कॉलेज स्टार्टिंग, कब स्टार्ट हुआ था कॉलेज? कौन सी ईयर में? 2003। तो बहुत पुराना और रेप्यूटेड कॉलेज है। आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग के अंदर अभी इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो क्यों लूज होता चला जा रहा है? क्यों इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गया इंजीनियरिंग के अंदर? आपको क्या लगता है? हाँ, जॉब नहीं है, खाली जा रही है सीटें। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैं हमें पता नहीं है कि जॉब्स है कहां पे, प्रॉब्लम ये है। और एक्चुअल में क्या है कि प्रॉब्लम ये भी नहीं है जॉब्स का, प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि मेरे को अपना करियर स्टार्ट कैसे करना है, मेरे को अपने करियर के बारे में सोचना क्या है, कैसे है। प्रॉब्लम वहां पे है। तो आज का मेरा जो सेशन है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि आप जैसे बीटेक अपनी डोमेन में कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपके पास पहली चीज है कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के लिए हमें परस्यू कैसे करना है, राइट? ग्रीन हिल्स का जो हिस्ट्री है, जो मैंने इसका चेक किया है, बहुत पुराना कॉलेज है, रिपीटेड कॉलेज है और यहाँ से आपके एलुमनीज हैं वो बहुत अच्छी जगह पे सेटल्ड है, लेकिन देयर में भी चांस कि उनको टाइम लगे वो सेटलमेंट होने के लिए, राइट? अब मे बी उसके पीछे रीजन टाइम क्यों लगा है, पॉइंट वही है कि अवेयरनेस वाला, कि शायद उनको किसी ने बताया नहीं या पता नहीं था और वो रैट रेस फॉलो करते चले गए हम लोग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस जो लिया है या जो आप लोगों ने अपनी ब्रांच चूज किया है वो बाय इंटरेस्ट या बाय इंटरेस्ट किया है, बाय अपने टेम्परामेंट के हिसाब से किया है, या फॉर द सेक ऑफ डूइंग किया है कि ठीक है वो कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, किसी ने बोला कि कंप्यूटर साइंस में जॉब बहुत ज्यादा है, आराम से नौकरी लग जाती है, 4-5 लाख का पैकेज इजीली लग जाएगा। मेजोरिटी जो केसेस के अंदर जो रीजन होता है हमें कोई भी चीज स्टार्ट करने का वो यही होता है ज्वाइन करने का, कि ठीक है वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, फादर ने बोला या उसके फ्रेंड ने बोला या फादर के बच्चे ने किसी ने सिविल किया वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या ये वो तैयारी कर रहा है या सिविल या इलेक्ट्रिकल करने के बाद गवर्नमेंट जॉब इजीली लग जाती है, या ऑप्शन होता है। मतलब ये वो चीजें हैं शायद जो जिसको फॉलो करते हुए, जिसको सुन के आप लोगों ने अपनी ये जो डोमेन है वो जो चूज किया है। हमने कभी भी अभी तक अपना टेम्परामेंट सोचने का कोशिश नहीं किया, हमने कभी तक अपना इंटरेस्ट सोचने का कोशिश नहीं किया कि मेरा जो इंटरेस्ट है या जो मेरा टेम्परामेंट है वो किस डोमेन में लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज क्या होता है कि लाइफ की लेटर स्टेज के ऊपर जब आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, जॉब करना स्टार्ट कर गए, साल 2 साल 5 साल 7 साल के बाद हमें रियलाइज होता है यार ये जो चीज काम जो मैं कर रहा हूं शायद मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन वो टाइम इतना लेट हो जाता है कि हमें उस चीज को चेंज करने में हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट होता नहीं है, हमें उसी चीज को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये रियलाइज करना कि यार मेरा डोमेन या जो मेरा इंटरेस्ट है या किस काम को करके मेरे को अच्छा लगता है या जिस काम को मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ करता हूं। क्रिकेट लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, आप लोगों में से कई क्रिकेट खेलते होंगे तो बहुत इंटरेस्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 11 की टीम के अंदर तो वो तो कुछ देखा देखी में खेल रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। क्लियर पता चल जाता है कि कौन अपने पैशन के साथ कोई काम कर रहा है। फिर उसको रिजल्ट मैटर नहीं करता है कि मैं हार रहा हूं या जीत रहा हूं, वो मैटर नहीं करता है। जो मेन चीज मैटर करती है वो ये है कि जो आप अपनी लाइफ के अंदर काम कर रहे हो क्या उस चीज को आप इंजॉय कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यस प्लीज। तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या उस काम को मैं इंजॉय कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक आई शुड शट दिस। तो अब मेरे को ये बताइए कि जैसे आप लोग बीटेक कंप्लीट करेंगे तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं? कोई बताएंगे मेरे को क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होती है? देखो जितना हो सके इंटरेक्टिव रखना है, हेजिटेट नहीं करना है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तुम्हें, और इस एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को मैं इस चीज का गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का बहुत ज्यादा लर्निंग होने वाला है, बहुत ज्यादा लर्निंग होगा। लेकिन जितना हो सके इंटरेक्टिव रखना सेशन को। बीटेक आप कंप्लीट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होती हैं आप लोगों के पास? एक तो इमीडिएट जॉब का,
कैंपस प्लेसमेंट में अगर सपोज होती है नहीं होती मेरे को नहीं आइडिया, कैंपस प्लेसमेंट एक ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन होती है? हायर स्टडीज में डाल सकते हो, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इन स्टूडेंट्स के लिए अपनी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आप एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर सकते हो, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। और हाँ जी बोलो बोलो, बिजनेस कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, डेफिनेटली ये आपका अपने फादर के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और प्राइवेट सेक्टर में भी आप एंटर कर सकते हैं। और जब आपने हायर स्टडीज की आपने बात की, किसी ने एमटेक बोला, हायर स्टडीज में और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? एमबीए के लिए जा सकते हो आप, और ये हायर स्टडीज का डोमेन आप इंडिया में भी कर सकते हो, ये हायर स्टडीज का डोमेन आप अब्रॉड से भी कर सकते हो। और क्या ऑप्शन बचे? ब्रॉडली यही ऑप्शंस हैं। ब्रॉडली जब आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं यही एक ऑप्शन है। एंड ये जितना भी ऑप्शंस जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सारी की सारी ऑप्शंस अगर मेरे को ट्राई करना है, पैरेलली ट्राई करना है, क्या कोई ऐसा कोई चीज ऑप्शन अवेलेबल है कि मेरे को अगर ये सारी ऑप्शंस पैरेलली ट्राई करनी है और मेरे को ये देखना है कि मैं कहां पे बेस्ट सूट करूंगा, क्या कोई ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू ये पॉसिबल है? अगर मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, एमबीए करनी है, तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेरे को मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना है, हायर स्टडीज के लिए, तो कौन सा एग्जाम है? गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेरे को सपोज प्राइवेट में जॉब करना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? रिटन एग्जाम है या इंटरव्यू वगैरह होते हैं। अगर सपोज मेरे को गवर्नमेंट डोमेन में जाना है, जेईई की डोमेन में जाना है, अगेन रिटन एग्जाम मेरे को देना पड़ेगा। अगर मेरे को फॉरेन जाना है स्टडीज के लिए, तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? आईएलटीएस वगैरह का देने पड़ेंगे, जीआरई देने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी या कंट्री की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारी की सारी नटशेल में ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, गेट आपने एक जगह पे यूज किया है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि गेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम जिसके थ्रू ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। जितना भी ऑप्शंस आप लोगों ने अभी बोला है, ये सारी की सारी ऑप्शंस एक सिंगल एग्जाम के थ्रू अवेलेबल है, दैट इज द गेट एग्जाम। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मैनेजमेंट कैसे मैं कर लूंगा गेट के थ्रू, मैं सर फॉरेन कैसे जा सकता हूं गेट के थ्रू? अब ये क्वेश्चंस अराइज होंगे, वो मैं सारी चीजों को यहीं पे लिंक करके चलूंगा। देखो मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत हद तक वो लिंक्ड रहेगा थ्रू दिस ब्यूटीफुल एग्जाम विच इज नोन एज द गेट एग्जाम। मैं इस एग्जाम को ब्यूटीफुल एग्जाम बोलता हूं क्योंकि दिस इज द ओनली एग्जाम इन द वर्ल्ड आई वुड से कि जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, मल्टीपल ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर टेम्परामेंट, आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो इस गेट एग्जाम के बाद कि सर मेरा ये इंटरेस्ट लाई करता है, मेरा ये टेम्परामेंट है, मेरा गेट में इतना मार्क्स है, सर अब मेरे को कैसे परस्यू करना चाहिए, आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो काफी हद तक मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो गेट के ओरिएंटेड ही घूमेगा। अगर आप जेईई एसडीओ एग्जाम की भी बात करोगे ना, उसमें भी गेट एग्जाम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी प्लेसमेंट की भी बात करोगे, वहां पे भी उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं वो सारे पार्ट इसमें कवर करूंगा। राइट, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गेट का एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ ये एग्जाम। देखो गेट का एग्जाम एक्चुअली इट इज मीन फॉर द हायर स्टडीज। गेट का एग्जाम जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था वो किस पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था? हायर स्टडीज के लिए। ये तो अब पिछले 10-12 साल से इसके थ्रू आप जॉब भी ले सकते हो, मैनेजमेंट डोमेन में भी जा सकते हो, मतलब सारी ऑप्शंस इसके थ्रू खुल जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में दिस एग्जाम वाज स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन इंडिया। अब सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? हायर स्टडीज तो बच्चे उससे पहले भी करते थे, आईआईसी बेंगलोर तो पार्टीशन से भी पहले का है, बहुत पुराने इंस्टीट्यूट से पहले की हैं। तो गेट एग्जाम क्यों इंट्रोड्यूस किया सर? गेट एग्जाम इसलिए इंट्रोड्यूस किया टू गेट द क्वालिटी स्टूडेंट, टू गेट द, पहले क्या होता था कि ठीक है जिसने करना है वो जाके अपना एडमिशन ले रहा था, हो रही थी चीजें जिसका इंटरेस्ट था। लेकिन प्रमोट करना एक अलग चीज होती है कि प्रमोट करना हायर स्टडीज को। हायर स्टडीज जब आप करते हैं तो क्या आप मैकेनिकल में हायर स्टडीज करते हैं? एमटेक इन मैकेनिकल करोगे, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस करोगे, एमटेक इन सिविल करोगे? नहीं, आप अपनी एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम करोगे। जैसे सिविल वाला स्टूडेंट जाएगा स्ट्रक्चर में जा सकता है, जियोटेक में जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में जा सकता है। कंप्यूटर साइंस वाला क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकता है, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी में जा सकता है। इलेक्ट्रिकल वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिग्नल प्रोसेसिंग में जा सकता है, कंट्रोल सिस्टम में जा सकता है, आप वीएलएसआई डोमेन में जा सकते हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जा सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये मैंने अभी जो टर्म्स बोली है ना स्पेशलाइजेशंस, मैं इसको दो कैटेगरीज में ऐड करता हूं।
एक तो है कोर डोमेन जो टोटली आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, एक होती है नॉन कोर या इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है। कोई मेरे को आप में से कोई इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन स्पेशलाइजेशन कौन सी होती है आपको पता है तो बता सकते हैं नाम, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा एंटर कर सकता है? डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, एनर्जी साइंस, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, और बोलो, और बोलो, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और बोलो, यही मैंने बोल दिए, और बोलो, ई व्हीकल्स, एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत आईटीज के अंदर स्टार्ट हो गए हैं प्रोग्राम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, स्पेस एस्ट्रोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी ये वो डोमेन्स हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें आप अपनी कोर से इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में शिफ्ट कर सकते हो, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। कोर डोमेन से मोर देन 3-4 टाइम्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स अवेलेबल है। अब हमें देखो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, मैंने डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग को इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में डाला है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर ये तो कंप्यूटर साइंस की डोमेन है। दिस इज नॉट द कंप्यूटर साइंस डोमेन, ये कंप्यूटर साइंस की डोमेन नहीं होती है, ये मैथमेटिक्स की डोमेन होती है। और जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो बहुत इजीली इस डोमेन में एंटर कर सकता है, बहुत इजीली वो यहां पे जाके अपने हाई पैकेजेस, बहुत अच्छा करियर जो है वो अपना परस्यू कर सकता है, राइट। अब मैं बात कर रहा था कि सर हायर स्टडीज का रिक्वायरमेंट क्या पड़ा, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद इंडिया के पास छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा। कोई टेक्नोलॉजी यहां पे डेवलप हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहां पे बात होती थी, कुछ नहीं होता था। रॉकेट बॉयज मूवीज देखी है आप लोगों में से किसी ने? सीरीज देखी है रॉकेट बॉयज? देखिए सीरीज, किस किस ने देखनी है? देखिए, हैंड रेस करना, देखने वाली चीजें देखा करो यार। अब उस सीरीज के अंदर जिसने भी देखी है उसको देखना सारे, रॉकेट बॉयज बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है और आपको बहुत मजा आएगा उसको सारी की सीरीज देखी रॉकेट बॉयज। वो सारी की सारी आपकी ये आईएसआरओ कैसे डेवलप हुआ, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कैसे डेवलप हुए, एटम बम का कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है, इंडिया एक एज ए कंट्री के रिलेटेड भी, लेकिन अदर कंट्रीज कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी कि यार इंडिया में कुछ ना हो पाए, इंडिया की स्टिल डिपेंडेंसी रहे अदर कंट्रीज के ऊपर, कि ये खुद यहां पे कुछ डेवलप ना कर पाए, इसको सारा का सारा वो इंपोर्ट करे, बाकी उसे जो है वो इंपोर्ट करे, क्योंकि अदरवाइज तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो कैसे होगा, जितना वो सामान बेचेगा उतना वो अर्न करेगा, सिंपल सी चीज है। मेरी दुकान है अगर सपोज किसी चीज की, जितना मैं सेल करूंगा उतना मेरा रिच होऊंगा, उतना मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा। अब ये चीज कंट्री लेवल पे भी एप्लीकेबल है। सो देयर द नीड वाज रिक्वायर्ड, देयर वाज नीड वाज देयर, कि जहां पे भाई कंट्री के अंदर ही चीजों को डेवलप करना स्टार्ट करो, टेक्नोलॉजी की यहीं पे डेवलप करना स्टार्ट करो, हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना है। अब ये देख लो कि हम उस लेवल पे आ गए हैं, हम अपने स्पेस में भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, अदर कंट्रीज के लिए भी उनके सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, इसरो नहीं कर रहा है। ये इतना का अवेयरनेस है हमें, बीइंग द इंजीनियर स्पेशली अगर मैं बोलूंगा, वो कर रहे हैं। हमने अपनी एयरक्राफ्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिए हैं, हमने अपने टैंक्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज से पीछे चले जाओ 20-25 साल, क्या ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था। सो दैट वाज द नीड ऑफ द कंट्री, कि जिसमें अब इस किसी एक स्पेशलाइज्ड चीज के ऊपर काम करना है किसी पर्सन को, मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो चीजें हैं जहां पे अभी तक हमारे पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, अभी तक हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग का थोड़ा इंजीनियरिंग का नॉलेज हर डोमेन का हमारे पास है, लेकिन स्पेशलाइज्ड हम लोग नहीं है। और जब हम यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि किसी को काम करना है, कि मान लो उसको सैटेलाइट के अंदर या जो स्पेस क्राफ्ट जो ऊपर भेज रहे हैं उसमें एक छोटी सी एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, कि जो बाहर वाली जो उसका जो मटेरियल यूज किया है वो इतने टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना एयर वेलोसिटी वो सस्टेन कर सके, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी। अब सपोज, अब जैसे ये इसका सन के पास भी एक सैटेलाइट भेजने वाला जो पॉइंट वो भी चल रहा है, अब सोच के देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसमें होगा कि जो उसके बाहर वाला जो मटेरियल है वो उस टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। अब मेरे को ये बताओ, उस टेम्परेचर को, उस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो मटेरियल का स्पेशलाइजेशन अभी आप लोग ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर यहाँ पे बैठे हैं, क्या किसी को मटेरियल से रिलेटेड नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है? नहीं है। तो अब इस टाइम पे क्या है
कंट्री की जो ज्यादा नीड है वो स्पेशलाइज्ड पर्संस की है। अब मैं कंट्री की बात कर रहा हूं तो इस कंट्री के अंदर जितना भी इंडस्ट्री सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, मैं उस सभी की बात कर रहा हूं। मैं महिंद्रा एज ए कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं टाटा एज ए कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं ISRO की भी बात कर रहा हूं, मैं अगर भाई जहां पे अगर सपोज HCL है उसकी भी बात कर रहा हूं, मैं हर डोमेन की बात कर रहा हूं मैं। एंड दिस इज अ नीड ऑफ द आवर, दिस इज अ नीड कि अगर सपोज हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे टाइम के साथ हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और ये कंट्री हमेशा डेवलपिंग वाली ING हमेशा लगा ही रह जाएगा। हम लोग डेवलप कभी हो ही नहीं पाएंगे। रिसोर्सेज का जब तक प्रॉपर तरीके से सही तरीके से जब तक आप रिसोर्स नहीं यूज कर पाओगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी किसी भी कंट्री के पास। चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है जो अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। सबसे बड़ी उसने जो पॉपुलेशन है ना उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना दी है, उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। तो मैं आपको मोटी मोटी सी छोटी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि यार चीजों को सोचना कैसे होता है, करियर को किस तरीके से अपने आप को लेके जाना होता है। सो दिस इज वेयर दिस नीड ऑफ दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड कि इतना काम करो यार, इतने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। अब मेरे को बताओ कि अगर मटेरियल साइंस का जो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो ISRO के अंदर मिलेगा या एक IT के अंदर मिलेगा? जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा मटेरियल के ऊपर कहां पे होगा? नहीं, IT के अंदर होगा। रिसर्च कहां पे हो रही है ज्यादा? ISRO के अंदर हो रही है, IT के अंदर हो रही है? IT के अंदर हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कॉलेजेस हैं, जो एक्चुअल में जो रिसर्च हो रही है, जो किसी कंट्री के लिए जो काम कर रहे हैं वो कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर हैं। अब उस मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि भाई कौन इसका स्पेशलाइज्ड पर्सन है। अच्छा है, उस कॉलेज के अंदर ये प्रोफेसर हैं जो मटेरियल साइंस के एक्सपर्ट है, जिसने सिरामिक के ऊपर या कंपोजिट मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा उसका एक्सपर्टीज है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पर्सन ढूंढेगी, फिर बोलेगी ये लो प्रोजेक्ट, आपने एक ऐसा मटेरियल बनाना है जो ये स्पेसिफिकेशन या ये इतना टेम्परेचर या इतना वेलोसिटी या फिर ये इतना सस्टेन कर सके। ठीक है जी। अब क्या वो प्रोफेसर खुद करेगा काम उसके ऊपर? आपको क्या लगता है वो प्रोफेसर खुद करेगा काम? नहीं करेगा। लेकिन उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है जो अपने अंडर 10 लोग लगा के या 5 लोग लगा के काम करवा सकता है, काम करवा सकता है। अब वो काम किससे करवाएगा? जिसका नीड है, आप लोगों का, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स करने के लिए वहां पे आए हैं, जो PhD करने के लिए वहां पे आ रहे हैं, वो स्टूडेंट उसके लिए बेस्ट फोर्स है। क्योंकि हर किसी का नीड है ना यहाँ पे। अब सोच के देखो किसका नीड है? क्या अकेले प्रोफेसर का नीड है इस चीज को लेके? नहीं। क्या अकेले स्टूडेंट का नीड है इसको लेके? नहीं। हर किसी का नीड है, कंट्री का नीड है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नीड है, प्रोफेसर का नीड है, और आप लोगों का एज ए इंडिविजुअल भी नीड है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये तभी सिस्टम चल रहा है जहां पे हर किसी का बेनिफिट हो रहा है। उससे पहले जब लोग PhD या फिर MTech वगैरह करते थे, वो इसलिए करते थे कि ठीक है मेरे पास एक डिग्री हो जाएगी, मेरे को अपने रिज्यूमे पे लिखने पे हो जाएगा, मेरे को थोड़ी नौकरी अच्छी लग जाएगी, यही पर्पस होता था। आज भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर रिसर्च डोमेन में कि हम लोग रिसर्च में तब एंटर कर रहे हैं जब हमें लग रहा है कि यार अगर मैंने PhD कर ली ना तो मेरे को जॉब अच्छी मिल जाएगी, PhD कर ली, मैंने टीचिंग करना है तो मेरे को PhD करनी पड़ रही है। ये रीजंस नहीं होने चाहिए। जब तक आपका रिसर्च है, जब तक आपका किया हुआ काम सोसाइटी के लिए चेंज नहीं ला रहा है या सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तब तक वो काम किया हुआ यूजलेस है। अपने लिए तो यार तुमने करना ही है, तो अगर तुम्हें रिसर्च करनी है, अपने लिए करनी है, तो यार कुछ ऐसा प्रॉब्लम उठाओ ना जिसमें सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर काम करो। और प्रोफेसर के पास बहुत प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। और ये जो PhD या जो मास्टर्स वगैरह होती है ना, आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है ना, मिलता है स्टाइपेंड ना। मास्टर्स में कितना मिलता है? कितना स्टाइपेंड मिलता है? 12,400 रुपए। PhD में कितना मिलता है? अब बढ़ गया है, पहले 2 साल के लिए 37,000 रुपए, अगले 2-3 साल के लिए हो गया आपका 42,000 रुपए। अब बढ़ गया है। अब ये पैसा क्यों आ रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? ये पैसा आ रहा है जो उन प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि करो, पुश करो कि ठीक है करें बच्चे, मास्टर्स करें, PhD करें, क्योंकि उनको प्रोफेसर्स भी रिक्वायर्ड हैं IITs के अंदर। अभी पीछे से न्यूज आई थी IIT रुड़की का या IIT कानपुर का कि प्रोफेसर्स नहीं है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। क्योंकि प्रोफेसर भी तो वही बच्चे बनेंगे ना जो करेंगे इस डोमेन में काम, नहीं है स्टूडेंट। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इस इंडिया कंट्री के अंदर।
क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, मैं क्यों कंट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका होता है? इंजीनियर का। क्या डॉक्टर डेवलप कर देंगे कंट्री को? क्या लॉयर्स कर देंगे डेवलप कंट्री को? कौन करेंगे? इंजीनियर्स करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट डोमेन एक ऐसी डोमेन है जो आपके सिस्टम को स्मूथ रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, काम लेने काम करवाने के लिए। लेकिन जिसने एक्चुअल में काम करना है वो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीटेक होल्डर्स हैं, मास्टर्स हैं, या आईटी होल्डर्स हैं। काम करने वाले एक्चुअल में तो यार ये लोग हैं। अगर इसी चीज का पॉपुलेशन, यही लोग कम हो जाएंगे किसी कंट्री के अंदर, तो बहुत बड़ा ट्रबल खत्म स्टार्ट हो जाएगा। कौन जाएगा आईएसआरओ के अंदर साइंटिस्ट? कौन जाएगा? कौन जाएगा डीआरडीओ के अंदर? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। और सीटें खाली रह रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में। इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीटें खाली चली जा रही हैं। मैं आपको दिखाता अभी, चलो प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा। वी आर फ्रॉम, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं। वी आर फ्रॉम इंजीनियर्स करियर पॉइंट। वी स्टार्टेड दिस इन 2011 में हमने स्टार्ट किया था टू प्रिपेयर एंड टू गाइड स्टूडेंट्स, टू प्रमोट दिस, टू गो फॉर द हायर स्टडीज, कि तुम्हें हायर स्टडीज के लिए जाओ। क्या बेनिफिट है हायर स्टडीज की वो मैं बाद में कवर करूंगा, कि तुम जाओ। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया बच्चों को करवाना, गेट के लिए प्रिपरेशन करवा रही है, एग्जाम्स के लिए जेईई एसडीयू या जो पीएसयू अपना टेस्ट लेते हैं उनके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। Then in 2017, we started one more platform, that is an online platform, that the name of that platform is Yourpedia, Yourpedia. Yourpedia we started in 2017, क्योंकि प्रॉब्लम हमें ईसीपी से ये आ रहा था कि दिस वाज ओनली लिमिटेड टू दिस स्पेस, इसी रीजन तक लिमिटेड था जिसमें बच्चा लीस्ट इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, स्पेशली फॉर द हायर एजुकेशन। ये ट्रबल है इस रीजन में। कैपेबल बहुत है हम लोग, इस रीजन का स्टूडेंट बहुत कैपेबल है, मेहनती स्टूडेंट है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस रीजन का जो स्टूडेंट है वो मेहनती है। हम लोग का जो उससे ज्यादा कैपेबिलिटी है, ये नहीं कि वो कैपेबल नहीं है। मेजोरिटी हाई रैंक्ड पोस्ट के ऊपर वही बैठे हैं यूपी बिहार का बच्चा। सिविल सर्विसेज में चले जाओ, आईएएस आईपीएस, मेजोरिटी वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट मारते हैं कि जब तक मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हो रहा था मैं लगा रहूंगा, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए। हम करते हैं 1 साल ट्राई, हुआ नहीं हुआ कोई और चीज देख लेंगे, समझ रहे डिफरेंस। लेकिन इस 1 साल में भी हमारे इस रीजन के बच्चे बहुत निकालते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। लेकिन हमारे अंदर ट्रबल क्या है? पेशेंस नहीं है। हम लोग इमीडिएट कंपैरिजन करते हैं कि जैसे बीटेक हुआ इमीडिएट कंपैरिजन, ओ यार उसका तो 5 बच्चों का नौकरी लग गया, मेरा लगा नहीं, ये तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। बीटेक के इमीडिएट बाद कंपैरिजन हमें नहीं करना है। अगर आपको अपना कंपैरिजन करना है तो कम से कम 5-7 साल के बाद करना है। कि कुछ बच्चों ने जॉब ज्वाइन कर लिया 5 लाख का, कुछ बच्चे पब्लिक सेक्टर चले गए 10 लाख के पैकेज पे, कुछ बच्चे मास्टर्स करने चले गए, कुछ बच्चे डायरेक्ट पीएचडी करने चले गए। उनका तो यार रिजल्ट आउटकम बाद में मिलेगा ना आपको, उसका आउटकम तो बाद में मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपना कंपैरिजन करना है कम से कम 5-7 साल के बाद करना है, इमीडिएट कंपैरिजन नहीं करना है। तो यहां पे मैं आपको जो चीजों को सोचने का जो नजरिया मैं आपको बता रहा हूं कि चीजों को कैसे सोचना है, कि आपको एक कंपनी यहां पे आ रही है, मान लो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस आ रही है, मेरे को बताती नहीं आती। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज को पैकेज दे दिया है वो 5 लाख का फॉर एग्जांपल। वही इन्फोसिस कंपनी टेक या थापर में जाएगी, पैकेज देगी 10 लाख का। वही कंपनी एनआईटी में जाएगी, पैकेज देगी 15 लाख का। वही कंपनी जब आईआईटी में जाएगी पैकेज देगी 20 लाख का। क्यों? आपको लगता है क्या रीजन है उसके पीछे? क्या रीजन है? एक रीजन मेरे को बता सकते हो? एक रीजन है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू। आपके ऊपर कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्यों करेगा आपके ऊपर पैसा? क्यों देगा आपको 20-25 लाख रुपए ऑफर? क्यों करेगा? क्योंकि वो आपके ऊपर इसलिए करेगा, उसको पता है कि अगर मैं इसके ऊपर 20 लाख इन्वेस्ट करूंगा ना, ये मेरे को 1 करोड़ कमा के देगा कम से कम, तो कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चीजों को सोचना इस तरीके से है। जब तक आपका ब्रांडिंग नहीं है, जब तक आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएगा। तो हमें जो मेहनत करनी है, हमें जो फाइट करनी है, वो ब्रांडिंग के लिए करनी है, स्पेशलाइजेशन के लिए करनी है, स्पेशलाइज्ड के लिए करनी है कि आई एम द स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर दिस थिंग। लोग उस चीज से जाने, तुम्हें कहां से किया बीटेक, यहां से मास्टर्स कहां से किया, यहां से, अच्छा ये आईटी से किया, आईटी रुड़की से किया है, गुवाहाटी से किया है, उस चीज का तुम्हें वैल्यू मिलेगा। कहां जॉब कर रहे हो? मैं गूगल में जॉब कर रहा हूं, मैं फ्लिपकार्ट में कर रहा हूं। कहां पे कर रहे हो? सर इसमें कर रहा हूं। ये कौन सी कंपनी है? समझ फर्क?
डिफरेंस समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। आपको इस तरीके से चीजों को सोचना है कि यार ये पैसा मैंने कमाऊंगा कैसे, कैसे मैं पैसा कमाऊंगा। और पैसे का कोई ट्रबल नहीं है अगर आप लोगों के पास ये दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? पहली चीज है ब्रांडिंग, दूसरा चीज है स्पेशलाइजेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होंगी, बिलीव मी, आप लोग वही 5, 7, 10, 12 लाख की नौकरी तक रह जाओगे, इससे आगे जा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? आंखें उधर रख लेना, कान इधर रखना, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है। हायर स्टडीज का बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि क्या आपको वो ब्रांडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। और स्पेशलाइजेशन वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, वो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट से हिसाब से चल रहे है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे डाटा साइंस को वाले, डाटा साइंस के स्टूडेंट को कोई नहीं पूछ रहा है। पूछ किसको रहा है? एआई को। आज का टाइम एआई का आ गया है। क्यों आ गया है? पहले था डाटा कलेक्शन के ऊपर काम चल रहा था। 5-7 साल, आज से अगर 5-10 साल पीछे चले जाओगे तो काम किस चीज के ऊपर चल रहा था? डाटा कलेक्शन के ऊपर। ये इतनी चीजें समझ आ रही है वर्ड ये जो मैं बोल रहा हूं मैं, कि डाटा कलेक्शन के ऊपर काम चल रहा था। आज क्या चीज हो रही है? उस डाटा को यूज करके टूल्स बनाए जाएं, सॉल्यूशन दिए जाएं। चैट जीपीटी क्या है? क्या खुद लिख रहे हो? कुछ नहीं कर रहा है। जितना डाटा पड़ा है ऑनलाइन पे, उसी में से तो निकाल के आपको चीजें दे रहे हो। यही कर रहा नहीं कर रहा है? इतनी तो चीज तो समझ, मेरे को लगा आप लोग समझ जाएंगे। अब योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, मेरे पास कम से कम 2 लाख बच्चों का डाटा है पूरे इंडिया के। मेरे को नहीं यूज करना आ रहा, उसको यूज कैसे करना है? टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी स्ट्रेट, समझ रहे? 2 लाख बच्चे का डाटा, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, कहां से उसने बीटेक किया, कितना उसका सीजीपीए है, कहां से वो बिलोंग कर रहा है, सारा डाटा, क्या उसका कैटेगरी है, कितने उसके गेट में नंबर आए, मेरे पास सारा डाटा 2 लाख प्लस बच्चों का, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या मेरे को यहां पे जो रिक्वायरमेंट है, डाटा एनालिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है पहला, फिर मशीन लर्निंग, तो वो डाटा को पूरा एनालिसिस करना, प्रोसेसिंग करना, मतलब ये मशीन आपका सीपीयू हो गया जो मशीन लर्निंग है। नेक्स्ट जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एआई टूल्स है, जो बताएगा आपको एनालिसिस करके कि सर ये करो, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करो, ये नीड है बच्चों का, ज्यादा फॉर्म इस चीज के लिए आए हैं, ज्यादा बच्चे का इंटरेस्ट इसमें लाई कर रहा है। ऐसे तो चलता है ना सिस्टम, ऐसे काम कर रहे हैं एआई टूल्स या नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, उस डाटा को यूज कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है, ट्राई करना है कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर जाना है जहां पे तुम्हें जाके फील हो यार अच्छा ये साउथ इंडियन बैठा है, ये बिहार का बैठा है, ये वेस्ट बंगाल का बैठा है, ये मणिपुर का बैठा है, ये पंजाब का बैठा है, ये राजस्थान का बैठा है। जो ऐसी जगह पे जरूर जाना जहां पे तुम्हें ये पूरा का पूरा ये एक्सपोजर मिले, और वो एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, आईआईटीज और एंटरप्राइज। जरूर लाइफ में एक बार ट्राई करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। इन चीजों में पुश करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। एंड योर पीडिया इज डूइंग दिस थिंग। 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है इस टाइम पे, और पूरे इंडिया का बच्चा, स्पेशली जो हायर स्टडीज में जाता है, वो इसको फॉलो करता है। हर साल जो भी बच्चे हायर स्टडीज में आईआईटीज या एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में जाते हैं, मोर देन 90% वो योरपीडिया से ही चैनलाइज होके जाते हैं कि सर मेरा ये गेट स्कोर आ गया, मैं कहां पे अप्लाई करूं? सर मेरा को ये अप्लाई कर दिया, अब मेरे को सर इसमें इंटरव्यू है, स्टेटमेंट पर्पस आएगा, कैसे होगा? हम गाइड कर रहे हैं। फाइनली सर मेरा ये 4 जगह सिलेक्शन हो गया, मैं कहां पे ज्वाइन करूं? दिस योरपीडिया इज डूइंग, दिस इज वन ऑफ द डोमेन। अदरवाइज इंटर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, वो सारी चीजें चल रही हैं। वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ईसीपी में भी चल रही है चंडीगढ़ में, अदरवाइज ऑनलाइन पे भी वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जो मेन मोटो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं, मैं आपको ये नहीं बोलने आया हूं कि तुम कोचिंग करो कुछ भी ऐसा वैसा। मैं यहाँ पे इस पर्पज से आया हूं कि यार तुम्हें चीजों को सोचना कैसे परस्यू करना है अपने करियर को, क्योंकि जितना टाइमली तुम्हें चीजें पता लग जाएंगी उतना ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे इस चीज को? इस तरीके से हमें सोचना है, राइट? नाउ गेट एग्जाम क्या है मैंने आपको बता दिया। गेट एग्जाम का एग्जाम स्ट्रक्चर पता है आपको? आप लोगों में से यहाँ पे जो फाइनल ईयर है, 3rd ईयर से हैं, किसी ने अप्लाई किया गेट एग्जाम के लिए? मैं तो सिर्फ अप्लाई करने की बात करूंगा। आपको पता उसकी लास्ट डेट जा चुकी है? हाँ, नहीं अभी नहीं गई है। विदाउट लेट फीस कल खत्म हो गई है, लेकिन विद लेट फीस स्टिल यू कैन अप्लाई। 12 अक्टूबर तक तुम अप्लाई कर सकते हो। अब गेट एग्जाम का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, 65 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं।
180 मिनट का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है और 100 नंबर का एग्जाम होता है। 70 नंबर इसमें होते हैं टेक्निकल के, जो आपकी कोर ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं। 15 नंबर का आता है इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और 15 नंबर का इसमें आएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश पार्ट। ठीक है जी। 3 टाइप ऑफ इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होता है। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। ये रहा इसका गेट का एग्जाम पैटर्न। उसके बाद गेट एग्जाम के कुछ फीचर्स हैं, आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड्स गेट का एग्जाम दे सकते हैं। 3rd ईयर मतलब जब आप 6th सेमेस्टर में होंगे, गेट का एग्जाम जो होता है वो हर साल फरवरी में होता है। फरवरी के जो पहले 2 वीकेंड्स होते हैं वो फिक्स हैं गेट एग्जाम के लिए, ये शुरू से यही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद 3rd ईयर ऑनवर्ड आप जब मर्जी दे सकते हो। गेट एग्जाम लिखने का आपको लगता है कि कोई एज लिमिट होगा? गेट एग्जाम का कोई एज लिमिट होता है? क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम इज एक्चुअली फॉर हायर स्टडीज, और हायर स्टडीज करने का कोई एज नहीं होता। सो दैट इज अ गेट लिखने का कोई एज लिमिट नहीं है, और गेट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद 70-30 मैंने आपको बता दिया। गेट एग्जाम जब आप देते हो, मैंने वो सारी ऑप्शन तुम्हारे साथ पहले ही शुरू में आपने डिस्कस कर दिया कि अगर तुम गेट का एग्जाम देंगे तो जॉब्स का ऑप्शन, हायर स्टडीज का ऑप्शन, मैनेजमेंट का ऑप्शन, प्राइवेट में, पब्लिक में, हर जगह आप लोग एलिजिबल होते हैं। गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। गेट एग्जाम में आपका जो है वो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। वर्चुअल कैलकुलेटर मतलब डिजिटल कैलकुलेटर होता है वहां पे। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है जी। आप 6 सेमेस्टर में देंगे तो आप उसको उसके अगले 3 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप गेट के 2 एग्जाम दे सकते हैं। अब आप लोग किस ब्रांच में कौन से 2 गेट के एग्जाम दे सकते हो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और कौन से देने चाहिए किस केस में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सभी को? अगेन पब्लिक सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर जानते हो? पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सेक्टर क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है? ये गवर्नमेंट जॉब होती है? सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं ये बेसिकली कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये होते हैं पब्लिक सेक्टर। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब होती है गेट के थ्रू तो बता सकते हैं? यहां पे कोई पंजाब से है? यहां से कोई हरियाणा से है? नहीं। किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब होती है गेट के थ्रू? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। पंजाब में तो पंजाबी मांगते हैं, 10th में हो या उसके इक्वलेंट पेपर निकाला हो वो मांगते हैं। हरियाणा के लिए तो वो भी नहीं चाहिए, हरियाणा हर साल लेता है। तो आप लोग एलिजिबल हो सभी वहां के लिए अगर आप गेट में अच्छा स्कोर कर जाते हो, राइट? तो गवर्नमेंट जॉब वो ऑप्शन है। दूसरा आ गया हायर एजुकेशन इंडिया अब्रॉड, क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में क्या ऑप्शन है, अब्रॉड में क्या ऑप्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद गेट जिसके लिए एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, यू गेट ए स्पेशलाइज्ड डोमेन, यू आर इनटू द स्पेशलाइज्ड डोमेन, कि आप मैकाट्रॉनिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं, आप रोबोटिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं, आप वीएलएसआई में हैं, आप कंप्यूटर साइंस में हैं, आप एआई में हैं, आप डेटा साइंस में हैं। पॉइंट समझ रहे हो? तो मतलब तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, राइट? उसके बाद जो गेट का जब आप पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में मैंने लिखा है कि जब गेट का आपका क्वालिफाई होता है, जब आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो उसका आपको एडवांटेज पूरी लाइफ रहेगा। पूरी लाइफ गेट का अगर आपका क्वालिफाई होता है उसको पूरी लाइफ लॉन्ग आप अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हो। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल हमें टीचर चाहिए होते हैं, टीचर चाहिए तो अगर मैं उससे क्लियरली देखता हूं मैं उसके रिज्यूमे में कि भाई इसने गेट का एग्जाम दिया है नहीं दिया, या इसने गेट में क्वालिफाई किया कब किया, तो ये मैटर नहीं करता है। ये तुम्हें एडवांटेज मिलता है उस चीज का। कंपनी यहां पे प्लेसमेंट के लिए आ रही है फॉर एग्जांपल, या तुम कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हारे रिज्यूमे पे लिखा हुआ है कि आई एम गेट क्वालिफाइड, वो पर्सन आपको उसका एडवांटेज देगा। जो 3 साल का स्कोर वैलिड है वो तो अप्लाई करने के लिए है गवर्नमेंट जॉब में या पब्लिक सेक्टर में, वो तो उस पर्पज के लिए है। लेकिन मैं जो इसके एडवांटेज तुम्हें बता रहा हूं वो ये है कि गेट का जो आपका अगर क्वालिफाई होता है उसको आप लाइफ लॉन्ग अपने रिज्यूमे पर लिख सकते हो और इसका पूरी जिंदगी तुम फायदा उठा सकते हो। और अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं, अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इंडिया के अंदर सबसे सक्सेस रेट किस एग्जाम का सबसे कम है? कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें सक्सेस रेट सबसे कम है, मिनिमम है?
यूपीएससी का कितना है सक्सेस रेट उसमें? 1%, है ना? अब बाकी बच्चों का क्या होता होगा, आपको क्या लगता है? 99% जो उस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्या लगता होगा आपको, क्या लगता होगा, क्या करते होंगे? अपने स्टेट के एग्जाम निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हो? और इजीली निकाल देते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि गेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर तुम्हारा क्वालिफाई हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने उसकी प्रिपरेशन अच्छे से किया है, तुम जस्टिफाई कर रहे हो, यस मैंने सर एक बार एफर्ट डाला है ढंग से, क्वालिफाई होना ना होना वो शायद काफी हद तक आपके कंट्रोल में नहीं है, अच्छा स्कोर करना ना करना काफी हद तक आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो? आपको क्या लगता है जिसका सिविल सर्विसेज क्रैक होता होगा, क्या उन्होंने ही मेहनत की है? आपको क्या लगता है? ऐसा है? नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि गेट का जो सक्सेस रेट है वो 17-18% है, तो आपको क्या लगता है बाकी जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ तो उन्होंने क्या मेहनत नहीं की होगी? पक्का की होगी। लेकिन एक चीज, एक और मैं चीज गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जितना लोग गेट लिखते हैं 50% ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, 50%। और 50 जो बच गए, उस 50 में से 25-30% बच्चे ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली ढंग से तैयारी करते हैं, जेन्युइनली ढंग से तैयारी करते हैं। और जो पीछे 20% बच्चा बच गया वो है जो सोचेगा चलो अब गेट का एग्जाम है जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो बच्चा है। लेकिन जो एफर्ट मारता है ढंग से, इसमें सिविल सर्विसेज वाला फैक्टर नहीं है कि आपका पता नहीं इतने हजार ही बच्चों का होगा। इसमें तो अगर तुमने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, जिसको तो उसको स्कोर कार्ड को तुम यूज करो अपनी पूरी लाइफ। पॉइंट समझ में आ रही है? ये वैसा नहीं है, क्योंकि जॉब के लिए एग्जाम नहीं ना है। कट ऑफ तो इसके लिए कट ऑफ हो गया, इसका मतलब एग्जाम उसके लिए नहीं ना है, ये तो तुम्हारे करियर के लिए है, इसको तुम यूज कर सकते हो बहुत जगह पे। तो जब तुम प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, तुम अपने स्टेट के जेईई एग्जाम्स देंगे, उसमें इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलता है। क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है, ये रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है, ये क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, ये बहुत इजी एग्जाम है उनके लिए जिसके कंसेप्ट, जिसके फंडामेंटल्स अपनी फील्ड को लेके क्लियर है। गेट इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट एग्जाम। गेट बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एग्जाम है उनके लिए जो अपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, कंसेप्ट किस हिसाब से पढ़ते हैं, याद रखने के लिए, पेपर निकालने के लिए नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, उसमें गेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपकी स्टेट जेईई की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, आपके जो पीएसयू अपना अलग से टेस्ट लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हो तो जितने भी नीचे सारे एग्जाम्स हैं उसमें सभी में आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि तुमने गेट का तैयारी की है और तुम्हारे फंडामेंटल, तुम्हारे कंसेप्ट वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। गेट क्वालिफाई करना इस चीज का प्रूफ है कि ये तुम्हें तुम्हारी ब्रांच का नॉलेज है, इस चीज का प्रूफ है। गेट क्वालिफाई वो क्वेश्चन मार्क तुम्हारे ऊपर नहीं लगाएगा कि तुम्हें गेट का नॉलेज है या नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं लगा, सॉरी, तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग का नॉलेज है या नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएगा, तुम्हें वो एडवांटेज देगा उस चीज का। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गेट इस चीज का प्रूफ है। और गेट हर इंजीनियर को देना चाहिए, कंपल्सरी देना चाहिए और तैयारी करके देना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है वही मैं चीजें तुम्हें सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें हैं सारी। उसके बाद पब्लिक सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम बताओ मेरे को। देखो, पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? एक तो गेट के थ्रू लेते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं मेजॉरिटी पीएसयूज, अदरवाइज बहुत पीएसयूज ऐसे भी हैं जो अपना टेस्ट भी लेते हैं। कौन कौन से पीएसयू ऐसे हैं जो अपना टेस्ट लेते हैं? एचपीसीएल, आईएसआरओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और बताओ बीएचईएल, यस, और बीडीएल और एचआरएल और सीपीसीएल, सीएसएल, बहुत पीएसयू हैं जो अपना टेस्ट भी लेते हैं। हमें लगता है कि मेरा टारगेट पीएसयू था, मेरा गेट अच्छा नहीं निकला, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मेरा तो ड्रीम ही खत्म हो गया। एक साल के अंदर यू आर हैविंग रफली मोर देन 100+ एग्जाम्स टू राइट, 100+ एग्जाम्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्ट किया, हम डिस्कस कर रहे थे जॉब्स नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं सीटें खाली रह जा रही हैं। एग्जांपल देता हूं मैं पंजाब का, मैंने वीडियो भी डाला था इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल के ऊपर। पंजाब में पिछले साल निकली गेट के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की 125 सीटें, ठीक है जी, 125 सीटें। फील्ड पता कितनी हुई है? 64। अब मेरे को बताओ, रोने का क्या फायदा? मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहे हो? जनरल कैटेगरी 25 कट ऑफ थी इलेक्ट्रिकल की,
25 इसके नंबर आए, क्वालिफाई किया पंजाब के बच्चे ने, एसडीओ लग गया, वो यही लग गया। 16 नंबर रिजर्व की थी, जिसके 16 नंबर आए लग गया। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और ये मैं तो पंजाब की एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर पीएसयू के लिए एप्लीकेबल है। उसका तुम्हें मैं एग्जांपल बताता हूं कैसे। जब पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करते हैं ना, वो उसी साल का गेट स्कोर मानते हैं, ठीक है जी। अब क्या ट्रेंड हो गया है पिछले 6-8 महीने से कि जो पीएसयू का जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल का गेट स्कोर एप्लीकेबल है। अब सोचो क्यों कर रहे हो ऐसा? स्टूडेंट नहीं है मार्केट के अंदर, पहला। दूसरा रीजन मैंने आपको बता ही दिया, कैपेबिलिटी, कि यार तुम्हें नहीं देगा कोई जॉब। इफ यू आर नॉट कैपेबल, आपको कोई जॉब नहीं देगा। ये दिमाग में बिठा लो। मैंने बीटेक कर लिया, ये गारंटी थोड़ा ना तुम्हारी जॉब लगेगी। क्या गारंटी है इस चीज की? हाँ या ना तो बोलो। किस तरीके से जॉब लगेगी? अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो जॉब लगेगी। किसी के कहे कहे से, किसी से रेफरेंस से जॉब लेना हो, 10, 20, 30 हजार तक तुम्हें दे देगा कोई। अगर तुम वहां पे जाके परफॉर्म नहीं करोगे, अगेन ग्रोथ नहीं होगा तुम्हारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत है यार, वो तो करनी ही पड़ेगी लाइफ के अंदर। चाहे तुम अपने करियर की बात कर लो, चाहे तुम अपने कॉलेज की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और अच्छी बात, और भी अच्छी बात पता क्या है? कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, कर देगा कोई? तो खुद ही करनी है यार। अगर तुम किसी को बोल रहे कि यार तू मेरे लिए गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर देगा वो? या तू मेरी जगह इंटरव्यू के लिए चला जा, कर देगा? नहीं कर सकते, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें जो है, सोचने का नजरिया चेंज करो कि कैसे सोचना लाइफ में। लाइफ को एंजॉय करो बहुत अच्छे से, फेस्ट भी एंजॉय करो, सब कुछ करो, बंक भी मारो, एग्जाम भी दो, लेकिन यार अपने करियर को लेके जो है वो अवेयर हो। कम से कम अपने करियर के बारे में जरूर सोचो। कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हें पैसा दे सकते हैं, करियर नहीं बना सकते तुम्हारा। बना देंगे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे करियर? नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिर्फ पैसा दे सकते हैं और नहीं कुछ भी कर सकते। और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना उनसे, क्योंकि अदरवाइज हर बार तुम एक्सपेक्ट ही करते चले जाओगे, वो करते भी चले। उनकी तरफ से जितना एफर्ट लगेगा वो करेंगे, जरूर करेंगे। हर किसी के पेरेंट्स करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यार, अगर तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छा करियर बनेगा, सिलेक्शन बनेगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स को उसकी सिर्फ खुशी होगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उनको। मिलेगा इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सोचना स्टार्ट करो चीजों को अच्छे तरीके से। तो ये कुछ नाम है पीएसयू के, जिसमें जो लेते हैं, थ्रू गेट लगा लो चाहे विदाउट गेट लगा लो, राइट। उसके बाद बहुत सारी लैब्स होती हैं, जीआरएफ जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप जा सकते हो। इनमें भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखो, जो मैंने अभी आपको बोल के हटा, मैंने आपको सिस्टम बताया कि कैसे चलता है, कि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है। आपको कोई पैसा क्यों देगा? बड़ा सिंपल सा अपने दिमाग में क्वेश्चन डालो, यार मेरे को पीएचडी करने की कोई 30-40 हजार क्यों देगा? वो तुमसे काम लेगा तो तुम्हें वो पैसा देगा। और दूसरा चीज है, कंट्री की रिक्वायरमेंट भी है कि उनको भी तो चाहिए ना इंजीनियरिंग डोमेन में लोग पीएचडी करें, उसको भी तो प्रमोट करना है ना। अदरवाइज तो खाली हो जाएंगे आईटीज एनआईटीज वगैरह, मतलब कंट्री खत्म हो जाएगा। कौन बनाएगा प्लेस, कौन बनाएगा? डॉक्टर थोड़ा बना देगा जाके, यार इंजीनियर नहीं बनाना है। एंड ऑल ऑफ यू कैन गो इनटू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन, तुम लोग सब जा सकते हो उसमें, बस मेहनत करनी है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आईएसआरओ के अंदर मेजोरिटी साउथ इंडियन है, मेजोरिटी। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों? वो ज्यादा कैपेबल है तुम लोगों से? हाँ, तो क्या है वो? उनके अपने टारगेट सेट हैं, मेहनत करते हैं वो लोग, और उनको अवेयरनेस है कि मेरे को करना क्या है। अल्टीमेटली मेरे को कंट्री को सर्व करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा नाम भी हो। पैसा की मैं बात ही नहीं कर रहा कहीं पे भी। मैंने कहीं पे कोई पैसा वर्ड यूज किया, सैलरी यूज किया, मैंने बात ही नहीं कर रहा उसकी चीज की मैं। और वो अल्टीमेटली, अगर तुम्हारे पास ब्रांडिंग है, अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, अगर तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन है, अल्टीमेटली पैसा आ ही जाना है यार लाइफ के अंदर। 5-7 साल जो मैं बात कर रहा हूं बाद में कंपैरिजन करने की, कंपैरिजन करोगे ना तब उस टाइम पे जाके, तो तुम्हें पता लगेगा कि यहां पे तो उसी इंफोसिस में पैकेज उठा लिया 4 लाख का, 5 लाख का,
जब मैं मास्टर्स करने गया, मैं पैकेज उठाया 30-35 लाख का, 2-3 साल 4 साल के बाद लगा लो, कौन बेटर पोजीशन में होगा? ठीक है, पैकेज लगा, पैकेज रीजन नहीं है उसका, जो तुम्हारा ब्रांडिंग हुआ है पीछे, जो तुम्हारा जो लाइफ लॉन्ग तुम्हें उसका एडवांटेज मिलेगा कि आई एम द एलुमनी ऑफ आईआईटी। वो लाइफ, पूरा लाइफ, वो 40 को, वो 5 वाला 40 में आने में उसको 20-25 साल लग जाएंगे कम से कम। लेकिन सोचो जितनी देर में वो 40 पे पहुंचेगा, आप 40 से कहां पे पहुंचोगे? लेकिन हम लोगों ने अपने आप को बहुत लिमिटेड किया हुआ है, उतने से सोचने कर कि ठीक है जेई लग जाएंगे, आ जाएंगे 50-60 हजार 70 हजार आते रहेंगे, सफिशिएंट है ना, इतने सोचते हैं ना हम लोग। 2 दिन छुट्टी रहेगी, आराम से जिंदगी करेंगे, आराम से हिमाचल घूमेंगे पूरा अच्छे तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। यार पूरा दुनिया से घूमने का सोचो, जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे यार तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। एक कोट में हर इंटरेक्शन में बोल रहा हूं, मेरी सारी इंटरेक्शन यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, सुन लेना। ये लाइन मैंने हर किसी को बोली है कि एक बहुत बड़ी लाइन है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोली है कि स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। किसने बोली है ये लाइन? तो बता सकते हैं मेरे को कि स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन? हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सिन वर्ड का मतलब क्या होता है? सिन वर्ड का मतलब क्या होता है? पाप। तो वो तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए पाप वर्ड यूज कर रहा है। पाप वर्ड हम कब यूज करते हैं? किसी ने किसी के थप्पड़ मारा है, वो उसको बोलेगा तूने सिन किया, तूने पाप किया। कब यूज करते हैं हम सिन वर्ड, पाप वर्ड यूज करते हैं? जब हम रिलीजन से रिलेटेड बात करते हैं, है ना, उस तभी यूज करते हैं ना पाप वर्ड। कोई ऐसा केस है जब हम पाप वर्ड यूज करते हैं कि तूने पाप किया? जब भी रिलीजन से रिलेटेड बात होती है, जब भी उसके रिलेटेड कुछ गलत बात होगी, तो पाप वर्ड हम यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों किया उन्होंने ये वर्ड, इतना बड़ा वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि उनको पता है यार इंडियंस है, रिलीजियस होते हैं, उनके लिए पाप एक बहुत बड़ा वर्ड है। दैट इज द रीजन व्हाई ही यूज दिस वर्ड पाप, कि अगर तुम छोटा सोच रहे हो ना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ आ रही नहीं आ रही है? मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इस तरीके से उन्होंने बोली बात, यार बहुत बड़ी बात है। वो कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते थे, उन्होंने पाप वर्ड यूज किया कि तुम बड़ा सोचो जितना ज्यादा हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? हायर स्टडीज में अगर तुम जाना चाहते हो गेट के थ्रू, तो 3 ऑप्शंस तुम्हारे पास होती हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास एमटेक का, जिसके बारे में हर किसी को पता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है, राइट, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। एक है एमएस प्रोग्राम, जो कुछ आईआईटीज में एमटेक आरए के नाम से भी है, एमटेक रिसर्च के नाम से भी है, एमटेक आर, राइट। इसमें भी 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। आप में से कितने को ऐसे हैं यहाँ पे जिसका अभी तक सीजीपीए 7.5 प्लस है? 7.5 प्लस बहुत लोग हैं। मेयर गेट क्वालिफाई, लिसन माई दिस, जो मैं बोल रहा हूं भी आपको, गेट मेयर क्वालिफाई करोगे, 30 नंबर ले आओगे, सीजीपीए 7.5 प्लस, 101% यू विल रिसीव कॉल फ्रॉम द आईआईटी। ये कोई नहीं बोलेगा आपको बात। मैं कितने कॉन्फिडेंस से, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं? बिकॉज वी आर डूइंग दैट थिंग। जब आप गेट के बाद अप्लाई करने लगते हो ना, तो 1000 प्लस ऑप्शंस होती हैं तुम्हारे पास अप्लाई करने के लिए, फॉर ऑल द आईआईटीज, फॉर ऑल द एनआईटीज। मेरे को सिर्फ एक सीट चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए। और जितने भी आईआईटी, जितने भी एनआईटीज में प्रोग्राम है, सारे के सारे वो प्रोग्राम है जिसकी नीड है सोसाइटी को। अगर आपको लगेगा सर मैं ई वेस्ट मैनेजमेंट में जाके क्या करूंगा, मैं सर रॉक इंजीनियरिंग में जाके क्या करूंगा, मैं सर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में जाके क्या करूंगा, मैं सर एनवायरमेंट में जाके क्या करूंगा, वहां पे तो प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, जो मैं इससे पहले आपको बात बोला था, प्लेसमेंट, जॉब लेना, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तुम्हें क्या चाहिए? ब्रांडिंग चाहिए, जो तुम्हें वहीं से मिलेगा। समझ रहे बात नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेयर गेट क्वालिफाई, 7.5 प्लस सीजीपीए, यू कैन एंटर इनटू द आईआईटी। उसके बाद इंटरव्यू होगा। एमटेक में ये पॉसिबल नहीं है जो मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि एमटेक में सीजीपीए का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एमटेक का जो प्योर सिलेक्शन है वो तुम्हारे गेट स्कोर के ऊपर होता है, गेट मार्क्स के बेस पे, राइट। लेकिन जो एमएस प्रोग्राम है या जो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, इसमें जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, उसमें सीजीपीए का बहुत बड़ा रोल है, उसमें इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का बहुत बड़ा रोल है। कि भाई, क्योंकि जो एमएस और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, ये रिसर्च प्रोग्राम्स है। समझ रहे पॉइंट को? ये रिसर्च प्रोग्राम है, और रिसर्च में वो देखेगा प्रोफेसर कि आपका टेम्परामेंट या आपकी जो नॉलेज है वो उस रिसर्च के लिए है, बनी भी है नहीं बनी, मतलब आप रिसर्च के लिए बने हो कि नहीं बने हो, सिंपल। वो इंटरव्यू में चेक करेगा आपसे।
और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि तुमने भाई अगर तुमने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर तुमने अप्लाई किया है तो तुम क्यों करना चाहते हो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर्स क्यों करना चाहते हो। समझ रहे पॉइंट को। ये चीज होती है, इस तरीके से होता है। डायरेक्ट पीएचडी, जिसका भी इंटरेस्ट है कि मेरे को सब पीएचडी करना है, मेरे को सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगता है, तो डायरेक्ट पीएचडी उनके लिए होती है। दो तरह की पीएचडी, एक नॉर्मल पीएचडी, अब इसका स्टाइपेंड इंक्रीज हो गया, ये पुराना है, इसमें 37,000 रुपए पहले 2 साल के लिए और 42,000 रुपए 3 साल के लिए होगी, अगले 3 साल के लिए। एक और पीएचडी होती है, दैट इज कॉल्ड द पीएमआरएफ। कौन सी है, क्या मतलब है इसका? पीएमआरएफ क्या होता है? पीएमआरएफ क्या होता है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, पीएमआरएफ, जिसमें जो स्कॉलरशिप है वो 70,000 रुपए पहले 2 साल के लिए, 75,000 रुपए अगले तीसरे साल के लिए और 80,000 रुपए अगले 2 साल के लिए, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। अगेन पॉइंट यही दिमाग में आ रहा होगा, सर इतने पैसे क्यों दे रहे हैं हमें? क्योंकि पीएचडी जो होती है वो एक जॉब होती है। पीएचडी में तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम करना है और जो तुम प्रोजेक्ट का आउटकम होगा उसको लिखना है, बस ये पीएचडी है। और उसके रिलेटेड पेपर पब्लिश करनी है कि इस पेपरों को रेफरेंस लेके कोई और बंदा कुछ और रिसर्च कर ले कि अच्छा इस पेपर में ये लिखा हुआ है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया तो मेरा ये रिजल्ट आया, और रेफरेंस बनता है बाकी बच्चों के लिए जो करते हैं। ये पीएचडी। समझ रहे हो पॉइंट, नहीं समझ रहे हो? ये है। उसके बाद और ऑप्शन गेट के थ्रू बहुत लोग मास्टर्स एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं आईएम से। मैं आपको बोल रहा हूं यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स थ्रू दिस ब्यूटीफुल एग्जाम, दैट इज द गेट एग्जाम। प्रोग्राम का नाम है एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसमें भी 25,000 से लेके 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। तुम एफपीएम में एंटर कर सकते हो आईएम्स के अंदर गेट के एग्जाम के थ्रू। इसके अलावा जितने भी आईआईटीज हैं, जितने भी एनआईटीज हैं, सभी के अंदर एमबीए प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, दैट इज अगेन थ्रू द गेट एग्जाम। डॉम्स आईआईटी मद्रास, आईयूआर आईआईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, हर आईआईटी हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्स है, राइट। अब ये वो सारी की सारी मैंने तुम्हें ऑप्शंस बताई हैं जो कि थ्रू सिंगल गेट एग्जाम है। ये तो वो है जो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट सूट होगा या तुम्हें कहां पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारे गेट में नंबर कितने आए, तुम्हारा सीजीपीए कितना है, तुम्हारा कैटेगरी क्या है। गेट इज अ वेरी इजी एग्जाम, ये अभी दिमाग में बिठा दो। गेट बहुत इजी एग्जाम है, कंसेप्चुअल एग्जाम है। तैयारी करने का सिंपल सा तरीका, 35-40 नंबर लाने के बड़े सिंपल सा तरीका क्या है, अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 20-25 साल के प्रीवियस ईयर पेपर 10 बार अगर हाथ से लगा लिए, यू कैन इजीली क्वालिफाई गेट एग्जाम, यू कैन इजीली क्वालिफाई। यस, उन क्वेश्चंस को लगाने से पहले तुम्हारे कंसेप्ट, तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ये तो प्री रिक्विजिट है, वो तो होने ही चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो तो बड़ी सिंपल सी मिनिमल चीज है, बट अदरवाइज कॉलेज के साथ रहते हुए यू कैन इजीली डू दैट। आप लोगों को सभी को पता है कि कॉलेज में कि कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो टोटली डिफरेंट है। तुम्हें बस वो एग्जाम क्वालिफाई करना है, लिखना है। अगर तुम्हारा नॉलेज, अगर तुम्हारे कंसेप्ट उस सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत अच्छे हैं, यू कैन इजीली डू दैट। बच्चे पागलों की तरह लगे रहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, रात को 2-2 3-3 घंटे क्लासेस लेते हैं, करते हैं बच्चे जिनको अवेयरनेस है कि यार इसी के थ्रू तो मेरा करियर बनेगा, अदरवाइज मेरा करियर नहीं बनेगा, अदरवाइज तो मैं यहीं पड़ा रह जाऊंगा हिमाचल के अंदर। ऑल्दो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी स्टेट, सॉरी, लेकिन इससे बाहर निकलो यार। आपको अपने टारगेट है स्टेट जेईई एग्जाम के, तब भी तैयारी करो गेट का, तब भी प्रिपरेशन करो इसका, क्योंकि रीजंस मैंने आपको सारे बता दिए कि गेट एग्जाम भाई देना क्यों है, तुम्हें इससे बेनिफिट क्या होंगे। लीव अबाउट एमटेक, लीव अबाउट पीएसयू, लीव अबाउट एवरीथिंग, बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंजीनियरिंग की समझ अगर मेरे को करनी है, उसके लिए गेट का एग्जाम देना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात ये, राइट। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन टारगेट कर रहा है? कोई है यहाँ पे जो फॉरेन का टारगेट कर रहा है जाने का? कोई है यहाँ पे जो फॉरेन टारगेट कर रहा है जाने का? एक दूसरे को मत देखो यार, खुद सामने मेरे को ही देखना है और आंख में करना है, किसी को नहीं देखना। टारगेट कर रहे हो फॉरेन के लिए, यू कैन ऑल्सो गो इनटू द फॉरेन थ्रू दिस गेट एग्जाम, वेरी गुड। फॉरेन जरूर जाओ, जरूर पढ़ के आओ फॉरेन से, लेकिन पैसा खर्च करके नहीं जाना है। टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है जो कि तुम लोग इजीली जा सकते हो, और पैसा हमें 25-30-40 लाख रुपए खर्च करने का नहीं रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ प्रोसीजर टू गो देयर, एक प्रोसीजर है उसका जाने का। डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया, गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड, क्योंकि पीएचडी, मैं क्या बोला पहले, पीएचडी क्या होती है? एक जॉब होती है,
तुम्हें पैसा मिल रहा है, इंडिया में दे रहा है 70-80 हजार रुपए, फॉरेन में मिल रहे हैं तुम्हें $4000 पर मंथ के। $4000, जिसका तुम्हारा खर्चा $1500 नहीं है, और तुम्हारा सेविंग है $1000 मिनिमम। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अगर जाना है एज ए टेक्नोक्रेट जाना है, हम लोग क्या करते हैं जाने का ट्राई, एजेंट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जाना है, कनाडा जाना जी, यूके जाना जी, अच्छा ये रहे कोर्सेज, ये रहे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, चूज करो कौन सा करना है, आईलेट्स का एग्जाम देके आओ, मेरे पास आ जाओ, आईलेट्स का एग्जाम लेके कॉलेज में अप्लाई करेंगे, ऑफर लेटर आएगा, इतना तुम्हारा खर्चा होगा फाइल लगाने का। कुछ नहीं होती यार, फाइल डॉक्यूमेंट ही तो होते हैं तुम्हारे, जिसके वो 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं तुमसे। पैसा नहीं खर्चे करने का रिक्वायरमेंट, उसका प्रोसीजर है। उसके लिए मैं तुम्हारी इंटरेक्शन डेडिकेटेड करवाऊंगा जो अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड है, जो हमारे अब्रॉड के मेंटर हैं। योरपीडिया ग्लोबल, जो अगर आपने शुरू में लोगो देखा था, योरपीडिया ग्लोबल इज अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो फॉरेन के लिए गाइड करता है, लेकिन टारगेट टॉप 50 यूनिवर्सिटी, दूसरा गो एज अ टेक्नोक्रेट, तीसरा पैसा खर्च करके नहीं जाना। अगर जाना भी है ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 2-2.5 लाख रुपए खर्चा, इससे बियॉन्ड नहीं। जाने से पहले का, उसके बाद का जो एक्सपेंस है वो अलग है, लेकिन उसको भी मिनिमम कैसे करना है उसका भी एक प्रोसीजर है। मास्टर्स प्रोग्राम में भी तुम्हें फंडिंग मिलती है, एमएस प्रोग्राम में तुम्हें पैसा मिलता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है फॉरेन के अंदर वो एम इंजीनियरिंग में हुआ है या मास्टर्स ऑफ साइंस में हुआ है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो आपको फंडिंग मिलती है वो एमएस प्रोग्राम के लिए मिलती है, एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए नहीं मिलती है। ये आपको एजेंट नहीं बताता है। पहली बात तो एजेंट को कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लोग वहां पे क्या प्रॉब्लम क्या लेके गए हो, सर मेरे को बाहर जाना है, ये बोल के आते हैं ना। क्या आप लोगों में किसी ने बोला एजेंट को जाके कि मेरे को टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में जाना है वर्ल्ड की? बोलते हो? नहीं बोलते, क्योंकि अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, टॉप कॉलेजेस में जाना है, तो तुम्हें यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उसका एक प्रोसीजर है करने का, राइट? अब ये जो आपको मैं बता दूं, इसका पर्पस क्या है, जो हम आपसे डिटेल्स ले रहे हैं, इसका पर्पस ये है, हम लोग इस टाइम पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी में हम सेशंस कर रहे हैं, और उनका सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है। क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं भूल जाओगे ना 2-3 दिन के बाद, जो मैं भी चीजें बता रहा हूं भूल जाओगे ना 2-3 दिन के बाद, है ना? हाँ है ना? 10 मिनट करने के भूल जाओगे ना? यस, भूल जाओगे। अब उसको कैसे करना है यार? पहला, एक तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे तुम्हें मिलेगा। दूसरा, मैं आपको एक डेडिकेटेड हिमाचल के बच्चों का ग्रुप है, जितने भी कॉलेजेस में मैं जाता जा रहा हूं उनको सभी को हम उस ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, जिससे क्या होगा कि जो टाइम पे इंफॉर्मेशन आती रहेंगी तुम्हें वहां पे हम शेयर करते रहेंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? नहीं समझ रहे हो? बाकी जिसने प्रिपरेशन करनी है वो एक अलग मैटर है, वो मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पर्पस है इसका करने का। इसमें अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के भी नाम ऐड नंबर ऐड करना चाहते हो तो कर देना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में वो ओपन नहीं होता है, वो क्लोज होता है। मतलब क्लोज इन द सेंस कि हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कोई और ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। सो दिस इज द रीजन फॉर दैट। अब जो लिख रहा है वो लिखते रहना, बाकी मेरे ऊपर फोकस करना, राइट? तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको एंट्री देते हैं। पता है आपको वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए लेते हैं? 5 यूनिवर्सिटीज हैं। पहला, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरा नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तीसरा क्रैनफील्ड यूके, चौथा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, पांचवा RWTH जर्मनी। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं। यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो है एजुकेशन फ्री है, कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, तुम्हारा खर्चा वहां पे सिर्फ रहने खाने पीने का होता है, दैट्स इट। हमें शायद ये भी नहीं पता। हम लोग टारगेट करते हैं कनाडा, क्यों? क्योंकि पंजाब का बच्चा वहां जा रहा है। हिमाचल बहुत फॉलो करता है पंजाब को, ये ट्रू है। नहीं रिक्वायरमेंट है यार पैसा खर्च करके जाने की, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी मत वेस्ट करना, नहीं रिक्वायरमेंट है। बात आ रही समझ में नहीं आ रही? इस तरीके और ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरीज, 6 सीजीपीए 7 सीजीपीए, क्योंकि सीजीपीए का फॉरेन जाने में रोल होता है। कम सीजीपीए वाले बच्चे भी फॉरेन गए हैं। इनकी सभी की सक्सेस स्टोरीज रिकॉर्ड कर करके हमने योरपीडिया के यूट्यूब ग्लोबल चैनल के ऊपर डाली हुई है। यूट्यूब के योरपीडिया ग्लोबल चैनल पे जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो उसको देख सकता है। अब 3-4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? 2 गेट एग्जाम देने हैं, नहीं देने हैं? 3rd ईयर में गेट देने के क्या बेनिफिट्स हैं? उसके बाद आपका आ गया
हायर स्टडीज क्यों करनी है उसका मैं आंसर आपको कर चुका हूं मैं, राइट। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां पे राइज हो रहे हैं। हायर स्टडीज क्यों करनी है, मैं आपको 3 रीजन दे चुका हूं। क्या रीजन है हायर स्टडीज करने के? सबसे पहला रीजन ब्रांडिंग, दूसरा रीजन स्पेशलाइजेशन, तीसरा रीजन एक्सपोजर लेना है, एक्सप्लोर करना है। ये 3 सबसे बड़े रीजन हैं जिसके बेस पे आपको कोई पैसा देगा। 40-50 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चे, 40-50 कोई बड़ा पैकेज नहीं है। शायद हम लोग उस चीज के लिए अभी रेडी भी नहीं है, और हम लोग उस चीज के लिए डिमांड करने के लिए हम लोग उस चीज के लिए हम लोग अभी कैपेबल भी नहीं है। ना ही मेरी कोई ब्रांडिंग है अभी तक किसी चीज को लेकर। मेरे रिज्यूमे पे क्या लिखा हुआ खुद देख लेना, अपना पढ़ लेना। कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। वो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। वो उस कंपनी क्या है जो आपको दे रही है पैकेज 50 लाख 30 लाख 1 करोड़ का, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है नहीं है कि अगर मैं इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा ये मेरे को रिटर्न करके देगा। मे बी वो 6 महीने में दे, 1 साल में दे, 2 साल में दे, वो तो इन्वेस्टमेंट है उसकी। समझ रहे पॉइंट? इस तरीके से चीजों को सोचना है। विजिबल है आप लोगों को ये? चलो मैं बोल देता हूं ये क्या चीज है। ये वो है कोर्स या जो ब्रांचेस कि जिसके थ्रू आप 2 गेट पेपर दे सकते हो। ठीक है जी, मैं पढ़ के बता रहा हूं। यहां पे सबसे पहले सिविल है। अगर सिविल से आप गेट का पेपर देते हो तो दूसरा पेपर आप कौन सा दे सकते हो? पहला क्वेश्चन ये भी है कि सर क्या 2 पेपर देने कंपलसरी है? नहीं है। ठीक है जी। अब सिविल से आप जब आप पहला पेपर दे रहे हो तो दूसरा पेपर आप कौन सा दे सकते हो? एरोनॉटिकल दे सकते हो, एग्रीकल्चर दे सकते हो, ये है आर्किटेक्चर दे सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस दे सकते हो, जियो इन्फॉर्मेटिक दे सकते हो, नेवल एंड मरीन आर्किटेक्चर दे सकते हो, और इंजीनियरिंग साइंस से दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस से आप दे सकते हो। डेटा साइंस का इस बार नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ है। पता आप लोगों को इसके बारे में? आपको पता है इस चीज के बारे में कि इस बार एक नया डेडिकेटेड गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, दैट इज गेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने बोला ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, शुरू में बोला था ना मैंने कि जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। ये कंप्यूटर साइंस की डोमेन नहीं है, दिस इज अ डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का डोमेन है डाटा साइंस एंड एआई, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या पहले अगर मैं मैकेनिकल से गेट लिखूं या इलेक्ट्रिकल से लिखूं या इलेक्ट्रॉनिक्स से लिखूं तो क्या मैं डाटा साइंस और एआई की डोमेन चूज नहीं कर सकता? यस कर सकते हो। तो सर ये गेट का पेपर स्टार्ट क्यों हुआ है? लेट मी टेल यू, ये गेट का पेपर डाटा साइंस और एआई का स्टार्ट क्यों हुआ है? ये इस कारण से स्टार्ट हुआ है क्योंकि आईआईटी बोल रही है कि अगर भाई तुम इसी डोमेन में जाना चाहते हो तो तुम उसके बेसिक्स फंडामेंटल या उसी का ही गेट पेपर क्वालिफाई करके आओ। समझ रहे भाई? कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को नो डाउट एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो लैंग्वेजेस वो पढ़ी होती हैं, उसको इतना उसको डिफिकल्टी नहीं आती है। लेकिन जब मैकेनिकल, सिविल या अदर ब्रांच का बच्चा डाटा साइंस में ज्वाइन करता है वहां पे जाके, तो उसको शुरू में महीना 2 महीना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें जाना ही इसी डोमेन में तो तुम वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो पहले करके आओ, बाद में मत करके आओ। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई दिस डाटा साइंस एआई स्टार्टेड। तो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा डाटा साइंस में दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स में दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स से दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स से दे सकते हो। कोई और ब्रांच बचा है यहाँ पे? कोई और ब्रांच का बचा है यहाँ पे? नहीं। देखो वैसे देने का तो तुम गेट का पेपर किसी भी ब्रांच में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ब्रांच में दे दो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? एलिजिबिलिटी में, कि जब तुम बाद में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। अब एक चीज मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर अगर आपने टारगेट करने हैं तो आपका जो गेट का पेपर है वो सेम होना चाहिए जो आपकी ब्रांच का पेपर है। समझ रहे बात को? कि आपको क्या करना है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो तो जो आपका गेट का पेपर है वो सेम होना चाहिए उसी ब्रांच में जिसमें आपका बीटेक का ब्रांच है, क्योंकि अदरवाइज एलिजिबिलिटी नहीं बनता है। सर मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल में है, मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सर मैंने गेट दिया इंस्ट्रूमेंटेशन में, मेरा 10 रैंक है, सर किस पीएसयू में अप्लाई कर सकता हूं मैं? किसी में भी नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं मीट करता है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर ये टारगेट कर रहे हो तो आपको गेट का पेपर सेम ब्रांच में देना है, पहला चीज। दूसरा, अब सर ये इतनी सारी ऑप्शंस हैं तो मैं इसमें से दूं किस ब्रांच में, किस डोमेन में मैं पेपर दूं गेट का? ये आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस डोमेन में लाई करता है।
अगर मैं इलेक्ट्रिकल मेरा ब्रांच है, मेरा सर इंटरेस्ट ही नहीं है पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, या मेरे को इस डोमेन में जाना ही नहीं है, मेरे को डाटा साइंस एआई डोमेन में जाना है, तो मैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देना है, ना आईएन का पेपर देना है, ना इलेक्ट्रिकल का देना है, तो देना है तो डाटा साइंस का पेपर देना है, डीए पेपर देना है। समझ रहे हो पॉइंट कि किस बेस पे तुम डिसाइड करोगे, सर मेरे को वीएलएसआई सेमीकंडक्टर डोमेन में जाना है, मेरा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल से देने का नहीं रिक्वायरमेंट है, तुम चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन से दे दो, चाहे तुम इलेक्ट्रॉनिक से दे दो, आप लोग एलिजिबल हो। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? बोलो तो नहीं आ रही है? अच्छा बोलो आ रही है? अच्छा आ रही है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो जिस डोमेन में तुम्हें जाना है ना आगे हायर स्टडीज में, उसी डोमेन में तुम्हें कुछ करना है, उसके अकॉर्डिंगली पेपर डिसाइड करना है कि कौन सा लिखना है, राइट? उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको प्रिपरेशन के लिए करनी कैसे है। यहां पे फर्स्ट ईयर भी है, सेकेंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, फाइनल ईयर भी है। देखो जो लोग, मैं हर ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, जो लोग तो है फाइनल ईयर में, जो लोग फाइनल ईयर में टारगेट कर रहे हैं गेट का पेपर और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, तो आप लोग क्या करो, गेट का पेपर मेन पेपर से मत दो, सेकंड पेपर से दो, मेन पेपर से मत दो। समझ रहे पॉइंट? मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, अगर वो देना चाहते हैं पेपर तो इंस्ट्रूमेंटेशन से दे सकती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से दे सकती हैं। जो फाइनल ईयर के लिए अभी मैं बात कर रहा हूं, और आपको जो टारगेट करना है वो 60-70 नंबर टारगेट करो, इससे ज्यादा मत टारगेट करो। टारगेट मतलब 60-70 नंबर लाने की बात नहीं कर रहा, 60-70 नंबर का प्रिपरेशन करने की मैं बात कर रहा हूं। वो सब्जेक्ट्स को छोड़ दो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या जिसमें से कम आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, कम्युनिकेशन, ईएफटी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और इसमें से नो डाउट आता भी ज्यादा है। इन दो सब्जेक्ट में मिला के 25-30 नंबर का आता है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट एक साइड पे, बाकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एक साइड पे, ऐसे होगा। तो इन दो सब्जेक्ट्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर लो, नेटवर्क कर लो, कंट्रोल कर लो, डिजिटल कर लो, सिग्नल कर लो, ये सब्जेक्ट्स कर लो आप लोग, एनालॉग कर लो, ईडीसी कर लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये 30 नंबर का पेपर आता है, टारगेट करना है इसे 30 में से कम 20-22 नंबर लेने का, कम से कम 20-22 नंबर लेने का, और यू कैन इजीली गेट दैट, बहुत इजीली तुम्हें आ सकते हैं नंबर, ये बहुत इजीली आ सकते हैं। और बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, 15-20 नंबर वहां से, 15-20 नंबर यहां से, आराम से तुम्हारे पास 30-35-40 नंबर का आराम से तुम स्कोर कर सकते हो। उसके बाद उस स्कोर को कैसे यूज कर, तो मेरे कहने का मतलब है ये चीजों का सोचने का नजरिया चेंज करो अपना। ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, बहुत बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, मे भी शायद हमें उन चीजों के बारे में नहीं पता है। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। अब मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं यहां पे, इस लिंक को करके इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। ये योरपीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। यहां पे वो सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता हूं मैं, कि जो तुम्हें जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो सारी की सारी यहां पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने आपको बताया, थोड़ा पेशेंस रखना उसके अंदर थोड़ा पेशेंस रखना। वो इसलिए पेशेंस रखनी है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो बाय द टाइम आएंगी। देर में भी चांस कि आपको लगेगा ये तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं यार, नो डाउट कि एक हमारा भी सिस्टम है वो रहेगा थोड़ा सा उसमें, लेकिन वो उनके लिए है कि जो जिनका रिक्वायरमेंट है वो उसको फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो सब्जेक्ट तुम्हारा साथ में चल रहा है ना, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स M1 M2 दो पार्ट पढ़ते हो ना आप लोग, उसके प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हमने जो आपके कॉलेज के साथ के सब्जेक्ट चल रहे हैं। बिलीव मी, जब आप करना स्टार्ट कर दोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो बहुत ही इजी एग्जाम है, और जेन्युइनली ये बहुत ही इजी एग्जाम है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल सा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए कि जो सब्जेक्ट कॉलेज में चल रहे हैं उसको साथ के साथ आप उसके प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। थर्ड ईयर फाइनल ईयर फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाओ, मेरे से डिस्कस करो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हर जगह अवेलेबल है, कोई भी शीट्स है, कोई भी आपको वीडियोस है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। माय नेम इज गुरविंदर, राइट? एनी क्वेरी इन द एंड, कोई अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कोई किसी को कोई क्वेरी है? अच्छा, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग सेक्टर 34 में होते हैं चंडीगढ़ में, 34A के अंदर। एड्रेस वगैरह इसके ऊपर भी दिए हुए हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो जितने भी शीट्स आपके हाथ में आ रही है ना, इनमें हर बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है मैंने, हर बच्चे का। किसी से भी डिस्कस करना चाहो ना
कॉल करके पूछ लेना। ये मत पूछना कि ईसीबी के बारे में क्या था, वो नहीं सही रहेगा। करियर के हिसाब से पूछना कि अब तुम क्या कर रहे हो अभी और कैसे इसको परस्यू किया। एनी क्वेरी, एनीवन। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत पेशेंटली आपने चीजों को सुने और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके। थैंक यू।